हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत की न्यायपालिका को लेके वीडियो पूरा बनाया गया है। देखिए प्यारे छात्रों, इस न्यायपालिका से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, उन सभी क्वेश्चन की सीरीज़ को इस वीडियो के लास्ट में मैं रखा हूं। पहले इस वीडियो में पूरी न्यायपालिका को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद उन सभी क्वेश्चन की सीरीज़ को लगा के अपना एग्ज़ाम में एक या दो जो भी नंबर आते हैं उनको हम लोग तय कर लेंगे। तो प्यारे छात्रों, हम शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो को आप संयम से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आप उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आराम से दे सकें। देखिए प्यारे छात्रों, किसी भी देश या फिर किसी भी राष्ट्र के लिए उसके निर्माण में 3 पिलर्स का होना बहुत ही अहम माना जाता है। ठीक है, एक पिलर जो है कार्यपालिका, ठीक है, दूसरी व्यवस्थापिका और तीसरी न्यायपालिका। अगर ये तीनों पिलर आपके देश के मजबूत हैं तो आपका देश एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है जो अन्य देशों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। ठीक है, तो हमारे देश में भी वही तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिनमें से एक अंग न्यायपालिका जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, आप अगर चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग न्यायपालिका के संदर्भ में बात करना। देखिए, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है। आपको पता है भारत में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र कर दिया गया है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना विधानसभा का, ना विधान परिषद का, न किसी नेता का और ना ही किसी सरकारी कर्मचारी का। ये जो हमारा न्यायपालिका है वो हर तरह स्वतंत्र है और इसीलिए ये अपना जो न्याय है वो स्वतंत्र रूप से सिर्फ और सिर्फ सत्य के पक्ष में देता है। ठीक है, और सत्यमेव जयते एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्यारे छात्रों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रधान जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधान न्यायाधीश होता है। आपको बता दें, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने न्याय नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीन उच्च न्यायालय संबंधी सभी विवाद आते हैं। तो अगर हमारा उच्च न्यायालय किसी विवाद को सुलझाने में असफल होता है तो डियर स्टूडेंट्स, उन सभी विवादों को, प्यारे छात्रों, उन सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास लेके उसे हल करती है। तो प्यारे छात्रों, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने जो निजी मामले हैं वो तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ वो उच्च न्यायालय के जो विवाद होते हैं, जो पेंडिंग में होते हैं, जिन्हें उसे हल करना कठिन दिखता है, उसे वो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज देती है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय उसे हल करता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखिए भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व तो सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार और जो क्षेत्र हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो एक राज्य में सीमित हैं। ठीक है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायालयों का भी न्यायालय है, यानी कि उन 25 उच्च न्यायालयों में जो भी विवाद, जो भी मामले पेंडिंग में आते हैं, उस सब का कर्ता धर्ता यानी उन विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को होती है, सुप्रीम कोर्ट को होती है। प्यारे छात्रों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। प्यारे छात्रों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच
परस्पर मतभेद का भाव जन्म ले लेता है। ऐसी परिस्थिति में इन विवादों का जो निपटारा होता है वो देश का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, चाहे उच्च न्यायालय में हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो। देखिए हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में समझेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। प्यारे छात्रों, आप समझ गए होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, अगर उसका पद रिक्त हो गया है तो उसे फुलफिल करने के लिए, उसे भरने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उसे फुलफिल किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है। और उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 और जजों के एक पैनल का एक साथ चुनाव होता है। ठीक है। आपको बता दें कि क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पे की जाती है। तो प्यारे छात्रों, अगर सलाह की बात करेगा तो किसकी सलाह पे की जाती है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इसको की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्यारे छात्रों, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए उसी तरह अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की जाए तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त करता है। तो प्यारे छात्रों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज की नियुक्ति होती है, आपने देख लिया कैसे नियुक्ति होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर बात करें हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल, ठीक है, तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत विशेष अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में जहां जज की नियुक्ति की करना है तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों को लेकर की जाती है। देखिए, जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए पहली और अहम बात तो ये है कि यदि किसी को भारतीय न्यायालय में जज बनना है तो उसे भारत का नागरिक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे छात्रों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका 5 साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर 10 साल कार्य किया होना आवश्यक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो कम से कम 5 साल अधिवक्ता के तौर पे किसी न्यायालय में वो बंदा काम किया हो, या अगर किसी हाई कोर्ट में एज ए जज 10 साल कार्य किया होना आवश्यक है। ये उसकी क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट जज के लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो। डियर स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट का यदि जज बनना है तो जिस व्यक्ति को जज बनने की लालसा है वो किसी देश के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता एज ए एडवोकेट कार्य किया हो तो वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है। देखिए, किसी जज को उसके पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। आपको बता दें प्यारे छात्रों कि कोई भी जज है, अगर उसके खिलाफ सिद्ध कदाचार का भाव जन्म लेता है और ये सही पाया जाता है
तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है तो उसे हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ तब ही हटाया जा सकता है जब नोटिस पर 50 राज्यसभा या 100 लोकसभा के सदस्यों के दस्तखत यानी सिग्नेचर हों। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोई भी अवमानना का या फिर कदाचार का उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद जो नोटिस उनको भेजी जाती है उस नोटिस पर राज्यसभा से अगर भेजी जा रही नोटिस तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं, और यदि लोकसभा से वो नोटिस भेजी जा रही है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, तभी उस नोटिस को लीगल माना जाएगा। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को देख लेते हैं प्यारे छात्रों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है। देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो शुरू से ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव पर होती है। इस बात को ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो 65 साल की उम्र तक अपनी सेवा देते हैं। और प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें कि जो ये 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के कहने पर, यानी CJI जिसके नाम पर मुहर लगा देगा, राष्ट्रपति उसे एज ए जज नियुक्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय होने के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का रक्षक भी है और इसके उल्लंघन को रोकता भी है। प्यारे छात्रों, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो हर तरह से स्वतंत्र है। हालांकि भारत की न्यायपालिका को हर तरह से स्वतंत्र माना गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है उसे हर तरह से पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उसके काम में न केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है न राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और उसके द्वारा दिया गया फैसला ही सर्वोच्च फैसला होता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अगर उच्च न्यायालय की स्थिति की बात करें कि देश में उच्च न्यायालय की स्थिति क्या है, तो देखिए इसके बारे में। हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र राज्य स्तरीय होता है। हमने आपसे बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। प्यारे छात्रों, इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, SC की, तो इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता, ये पूरे देश में इसका राज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बेहतर समझ में आई होगी। देश में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो देश में कुल इनकी संख्या कितनी है? 24 है। प्यारे छात्रों, कोलकाता हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1862 में हुई, देश का सबसे पुराना न्यायालय है। प्यारे छात्रों, जो कोलकाता का हाई कोर्ट आप देख रहे हैं जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी, वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो सबसे पहला उच्च न्यायालय अगर बात की जाए हाई कोर्ट, या फिर सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात की जाए, तो नाम किसका आएगा? कोलकाता हाई कोर्ट का। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट की जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो प्यारे छात्रों, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, हम इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। ठीक है, देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपको ही पता है कि सर, जो न्यायपालिका है इसका मुख्य कार्य क्या है? न्याय दिलाना होता है ना। लेकिन प्यारे छात्रों को बता दें कि न्यायपालिका का न्याय दिलाने के साथ साथ और भी
कुछ कार्य होते हैं जिनका वर्णन इस वीडियो में आगे किया गया है, आप उसे भी ध्यान से देखें। देखिए, भारत को सर्वोच्च मानना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना न्यायपालिका का पहला काम। देखिए, लिखित संविधान की व्याख्या करना न्यायपालिका का दूसरा काम। महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को अंजाम देना, विवादों को कानून के अनुसार सुलझाना और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, ये सारा काम जो है आपके न्यायपालिका का है। सिर्फ न्याय दिलाना ही नहीं, आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करना भी न्यायपालिका का ही काम है। और न्यायपालिका का कार्य लोगों को न्याय दिलाना है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जो न्याय दिलाता है वो कानून के अनुसार उस न्याय को देता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर जज बन गया है तो कोई भी न्याय स्वयं दे देगा, वो कानून के अनुसार ही ठीक है, अपने न्याय को देता है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र देने स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण यह था कि न्यायपालिका सरकार के किसी भी अंग के प्रति जवाबदेह न हो और अपना न्याय किसी बाधा के बिना दे सके, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दिया गया है। ऐसा नहीं किसी बड़ी पार्टी के लिए न्यायपालिका अपना कानून बदल देगी, अपना न्याय बदल देती है। ठीक है, तो न्यायपालिका का जो रूल होता है वो सबके लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, ये था न्यायपालिका को लेके जो प्रमुख टॉपिक्स थे, प्रमुख बिंदु थे, उसको लेकर हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो न्यायपालिका को लेके आपको बताए जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था CGL में। तक बता दें, संविधान का संरक्षक कहिए या व्याख्याकार कहिए, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया डियर स्टूडेंट्स, तो बताइए। ये भाग 5 है जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई सारे बने थे। ठीक है, तो हमने कहा क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया आपको सारे क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर दी जाए, आप उसे याद कर लेंगे जिससे आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है डियर स्टूडेंट। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई है। देखिए, संविधान के मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी। देखिए, अगर मूल रूप की बात करें, स्टार्टिंग में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन इसमें वर्तमान में कितना है तो बता दें प्यारे छात्रों, वर्तमान में 30+1 है ये संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो जस्टिस हैं वो 31 जज हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो अपने जजमेंट को देते रहते हैं। उनमें से जो मुख्य है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, प्यारे छात्रों, ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर संसद भी हस्तक्षेप करती रहती है। और अगर संसद को ये लगता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना जरूरी है तो उसके लिए संसद लीगल तरीके से उन्हें बढ़ा सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 31 प्यारे छात्रों, इसके बारे में बात हमने कर रखी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हमने बताया था आपको, सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति ही करता है। अंतर बस इतना होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के कहने पे करता है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
एवं उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के कहने पर उन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप याद रखेंगे। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, डियर स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय या हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उनकी शक्तियां व न्यायाधीशों के हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्यारे छात्रों, इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आप इस बात को अभी विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी था, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उन्हें रेस्ट करना है, वो कहीं और जाके वकालत नहीं कर सकते हैं। एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो वकालत किसी भी न्यायपालिका में जाके नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? प्यारे छात्रों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनके वेतन को संचित निधि से दिया जाता है। एक राज्य की है, एक केंद्र की है, ठीक है, वहाँ से इनको दे दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? प्यारे छात्रों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आपको बता दें, इसी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जाता है। आपको पता होगा, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया कैसे लागू की जाती है, तो इसके लिए आप राष्ट्रपति वाला जो वीडियो है उसे पूरा देखिए, वहाँ पे आपको महाभियोग प्रक्रिया डिटेल में समझा दी गई है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया थे हीरालाल जेकानिया। ये कई बार छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, SSC GD में ये कई बार आया हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 129, आर्टिकल 129 में ये बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो मामला था वो केशवानंद भारतीवाद था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इस बात को कहा गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? आपको बता दें, अगर कोई जनहित याचिका कोई व्यक्ति दायर करता है तो उस जनहित याचिका को वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर दायर कर सकता है। इसके लिए वो बिल्कुल फ्री है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो हमने बताया था आपको, ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्ष 10 ईयर उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, तो वो व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, ये काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? प्यारे छात्रों, मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, यहाँ पे 7 गलती से लिखा गया, मिसप्रिंट है ये, ठीक, संख्या लिखा गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। विजन क्लासेस परिवार रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आता है। उस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो चीज़ें ना आती उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे और इसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो एक बार फिर से विजन क्लासेस परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।